हेलो दोस्तों, मेरा नाम तुषार। आज का टॉपिक है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम यानी कि सीबीसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक लॉन्च करा है ये ब्रॉडकास्ट सिस्टम। ये क्या करेगा? इम्प्रूव इंडिया डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। जब भी किसी राज्य में या किसी एरिया में डिजास्टर आएगा तो ये सिस्टम सीबीएस उसे क्या करेगा? उसे मैसेज दे देगा। ठीक, मोबाइल फोन पे क्या आएगा? मैसेज आएगा पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया विदाउट द यूजिंग फोन नंबर और इंटरनेट। यानी कि ना तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी और ना ही मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। जिस भी इलाके में से कहीं भूकंप की घटनाएँ हुई या तेज़ बारिश की घटनाएँ घटित होने वाली हैं, तो अलर्ट मैसेज देखोगे कि आपने आप हमारे फ़ोन पे सीधा अलर्ट मैसेज आता है कि इस क्षेत्र में इतने बजे से इतने बजे तक बारिश पड़ने की संभावनाएँ हैं। तो ये किसके माध्यम से होता है? ये होता है सीबीएसई के माध्यम से। अच्छा, ये किसने बनाया ये? सी डॉट ने बनाया। सी डॉट क्या है? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द टेलीमेटिक्स। इज़ द पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपस में ये मिलकर बनाया। किसने? सीबीडीज़ ने, एनडीएम ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम होम अफेयर्स। इसके की फैक्टर्स क्या हैं? इंटीग्रेशन विद द डिजास्टर अलर्ट प्लेटफॉर्म, वर्क ऑन द 2G टू 5G नेटवर्क। सभी तरह के नेटवर्क में ये काम आ जाएगा 2G और 5G के बीच में, यानी कि 2G, 3G, 4G, 5G। ठीक, सेंड द अलर्ट इन द सेकंड्स, वर्क इवन द साइलेंट मोड, अवेलेबल हिंदी, इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज। जो ये मैसेज आएंगे डिजास्टर्स के, इसमें जो ये मैसेज किसी भी भाषा में आएंगे, रीजनल भाषा में भी आ जाएंगे। ठीक, नो पर्सनल डाटा रिक्वायर, यानी कि मैसेज के लिए किसी प्रकार के डाटा और नंबर की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक, अच्छा, एडवांटेज क्या है? वन टू मैनी कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑन टू मैनी कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें क्या है कि एक बार ही मैसेज आएगा और सबको वही मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। नो नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। और क्या होएगा? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अलर्ट सिटीजन सेफ नेशन। अच्छा, किसी भी डिजास्टर से पहले नेशन को जो हम मैसेज है उसे अवेयर कर देंगे तो वो क्या होगा? आने वाली आपदाओं से बच जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिया जॉइन द 13 प्लस कंट्री यूजिंग द सीबीसी टेक्नोलॉजी। इंडिया उन देशों में शामिल हो गया है जिनने सीबीएस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, अच्छा, इसका निष्कर्ष क्या है? सीबीसी इज द इंपॉर्टेंट स्टेप टू इंप्रूव ऑल इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। लास्ट में करेंगे, ये क्या है? सीबीएसई एक मैसेज सिस्टम है। जब भी कोई आपदा आपस में किसी एरिया में आएगी तो वो आपदा में संकेत करेगा। ठीक, अच्छा, अब दूसरे टॉपिक की ओर जाते हैं। दूसरे टॉपिक में क्या है? ईडी, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी क्या है? ईडी के बनने के 17 साल पूरे हो गए हैं। 1 मई 2026 में ईडी बना। और इसमें क्या है? ईडी है क्या? ईडी क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। अच्छा, जुडिशरी अक्रॉस इंडिया, यानी कि इसकी प्रभावशीलता, इसका एरिया ऑफ क्षेत्र कहाँ तक है? पूरे भारत में ये कहीं भी जा सकती है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ईडी इन्फोर्स इकोनॉमिक लॉ एंड द इन्वेस्टिगेशन फाइनेंस क्राइम्स सच सच एज द मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन और इकोनॉमिक ऑफेंस। ईडी जहां भी कहीं ईडी आएगी तो समझ लेना वहां पे कोई इकोनॉमिकल घपलेबाजी हो रही है। पैसों को लेकर किसी नेता ने घपला करा है, किसी अधिकारी ने घपला करा है। लेकिन हाल के समय में ईडी का क्या है? ईडी का सरकारें दुरुपयोग करती है। ये घटनाएं बनी है हाल के समय में। अच्छा, ईडी किन-किन, ईडी जो ये एक्ट हैं, 3 एक्ट हैं, इनसे ईडी अपनी पावर्स लेती है। अच्छा, पहला एक्ट क्या है? प्रिवेंटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अच्छा, दूसरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी कि फेमा 1999। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट यानी कि ईएफईओए 2018। ये 3 एक्ट हैं, इनसे ईडी अपनी पावर लेता है। इन एक्ट्स के माध्यम से ईडी सजा देगा। ठीक? अच्छा, ऑर्गेनाइज क्या है? इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है? हेड ऑफ डायरेक्टर होएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और इसके 10 रीजनल ऑफिसेज होंगे, 11 सब रीजनल ऑफिसेज हैं। और ऑफिसर्स क्या? ऑफिसर टेकन द आईआरएस, आईपीएस और ईडीज ऑन क्रेडिट, यानी कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 10 रीजनल्स हैं और इसमें अधिकारी कौन होंगे? आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, आईपीएस और ईडीज ऑन क्रेडिट। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प द कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग से हेल्प, उसको मतलब छुपाने में मदद करिए। प्रोटेक्शन ऑफ फाइनेंस सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी पैसों को लेकर घपला कर रहा है तो उसमें कौन उसी संस्था इंक्लूड होगी? ईडी। से प्रिवेंट इकोनॉमिक ऑफेंस। ठीक, एंटी करप्शन फ्रेमवर्क, यानी कि ये जो भी करप्शन है उसके उसमें कौन इंक्लूड होगा? ईडी इंक्लूड होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे, ये है पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार ने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर कौन है? पाब्लो एस्कोबार। इसके बारे में आपने बहुत समय समय पढ़ते रहते होंगे। तो इसने क्या करा? इसने अपना, जब ये अपनी पीक पे था ड्रग्स की, तो इसने अपना प्राइवेट जू बनाया। तो उस प्राइवेट जू में इसने हिप्पो लाया, हिप्पो, एलिफेंट्स, लायंस। तो इन सब का इसने प्राइवेट जू बनाया। तो ये कहाँ था? कोलंबिया का था। तो वहां पर अच्छा, इसका एनकाउंटर हो गया। यूएसए ने और कोलंबिया की सरकार ने मिलकर इसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन जो इसका जू था, उस जू में जो हिप्पोज थे, उन्होंने जो वहाँ के इकोसिस्टम है उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। तो जो कोलंबिया की सरकार है वो इन हिप्पो को वहां से हटाना चाह रही है। तो इंडिया का जो बनता आ रहा है, जो रिलायंस ग्रुप यानी कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने भी एक जू खोल रखा है। लेकिन वो पाउलो एस्कोबार के जू से अलग है। वो कैसा जू है? वो वहाँ पे एलिफेंट जो बुढ़े हो गए हैं उनको मदद करता है। और क्या कहते हैं, जो भी स्पीसीज विलुप्त होने वाली है उन्हें उन्हें अच्छे से मतलब उन्हें मैनेज करता है। ठीक, तो वनतारा ने क्या करा? वनतारा हैज द प्रपोज ऑन द रीलोकेशन ऑफ 18 हिप्पो फॉर द कोलंबिया टू इंडिया। वनतारा ने कोलंबिया को ऑफर करा, जो आपके पास 80 हिप्पोज है वो भारत में लाए जाएंगे। ठीक, प्रपोजल कम ऑफ द कोलंबियन गवर्नमेंट डिसाइड टू कंट्रोल द कल रैपिडली इंक्रीज हिप्पोज पॉपुलेशन डू द इकोलॉजिकल कंसर्न। क्या हिप्पो क्या है? हिप्पो ने जो वहाँ के इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हिप्पो इज द कोलंबिया आर द कंसिडर ऑफ द इन्वेजिंग स्पीसीज बिकॉज दे आर द इफेक्टिव लोकल इकोसिस्टम रिवर्स एंड द नेटिव वाइल्ड लाइफ। द इशू बिगेन आफ्टर द हिप्पोज बर्ड द इलीगली बाय द ड्रग लैंड रोड पाब्लो एस्कोबार मल्टीप्लाई रैपिडली इन द वाइल्ड।
The relocation aims to provide the safe habitats of the animals while helping Colombia manage environmental challenge. So हिप्पोस के बारे में बात करेंगे। हिप्पो क्या है? हिप्पो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल्स है। अच्छा, एलिफेंट्स के बाद सबसे बड़ा जानवर धरती पे जो चार पैरों का है वो है हिप्पो। ठीक, ये क्या है, अधिकतर पानी में रहने की पसंद करता है और बहुत सारा खाना खाता है। इसकी स्पीड भागने की 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो इसकी स्किन है, इसका जो पसीना आता है ना, वो गुलाबी कलर का होता है। ये इसकी पहचान भी है। ठीक, ये यहीं खत्म हुआ। अच्छा, आरबीआई ने गोल्ड वापस मंगाया है। आरबीआई ने ब्रिटेन के बैंक में गोल्ड रखा था, तो 104 मीट्रिक टन gold from the Bank of England and the Bank of International Settlements back to the Indian during the second half of the 2015 to 2016। आरबीआई ने क्या करा है? आरबीआई ने सोना वापस मंगाया। कहाँ से? इंग्लैंड के बैंक से। ठीक ही है। कंटिन्यू द ग्लोबल ट्रांसफर। अच्छा, दिस इज द थर्ड कंसेंटिव ईयर ऑफ द लार्जेस्ट स्केल गोल्ड ट्रांसफर, यानी कि लगातार इंडिया में। अच्छा, हमने वहाँ पे ना गोल्ड रख रखा है सेव करके, उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला, लेकिन इंटरेस्ट क्या है? लगभग 3% का इंटरेस्ट है। तो हमारे यहाँ ऐसी मशीन या ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, तो हमने वो गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में सेव कर रखा है। लेकिन हम धीरे-धीरे उस गोल्ड को यहाँ पे ला रहे हैं। लगातार तीसरा साल है जब हमने ये गोल्ड को लाए हैं। अच्छा, लाने के क्या कारण? रीजन ऑफ द गोल्ड, इसका कि जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी। आफ्टर द रशिया यूक्रेन वार, द फ्रीजिंग ऑफ द रशियन डॉलर रिजर्व, मैनी सेंट्रल बैंक प्रेफर डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग ऑफ द गोल्ड इटसेल्फ अवॉइड द रिस्क टू सैंक्शन एट द एसिड ऑफ द फ्रीजिंग। अच्छा, ये जो जियोपॉलिटिक्स में जो भी पॉलिटिकल घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वार में, तो जो रशिया के गोल्ड कहीं पे रखे थे, उन्हें फ्रीज कर दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे रशिया पे लोड पड़ा। ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग गोल्ड प्राइस। आपने देखा है कि गोल्ड की प्राइस लगभग 1,56,000 के करीब गोल्ड पहुंच गया है। जो क्या हो रहा है? जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राइजिंग गोल्ड प्राइस इंक्रीज ग्लोब शेयर इन द इंडियन फॉरेन रिजर्व फॉर। अच्छा, 2024-25 में गोल्ड बढ़ा 11.7% की दर से, लेकिन 2025-26 में वो बढ़ा 16.7% की दर से। ठीक, तो गोल्ड की प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है? हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। इस वजह से हमने जो हमारा रिजर्व रखा था वही हमने वापस लिया। ठीक। अच्छा, कंपाउंड क्या है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज 18% है। ग्लोबल रिजर्व गोल्ड रिजर्व क्या है? 16.5% है। अच्छा, ये हमारे ना ये रिजर्विंग शेयर है जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि हमारे पास दो तरह के खाते समझ लेते हैं। एक तो हमारा जो रुपया है, रुपये को क्या करेंगे? रुपया हमारे इंडिया में चलता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमें डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। तो डॉलर की आवश्यकता है, और फॉरेन करेंसी यानी कि वे करेंसी जो फॉरेन में चल रही है। ठीक, अब जैसे कि क्या चल रहा है? फॉरेन करेंसी एसिड कितना? 80% तो फॉरेन करेंसी चलेगी। ठीक। अच्छा, 16.7% क्या है? गोल्ड रिजर्व है। ठीक। एक है एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट। एक है आईएमएफ। आईएमएफ के पास भी हमारे कुछ वो रहते हैं जिससे हम एक्सचेंज कर लेते हैं गुड्स, तो वो है 0.9%। ये जो हमारे चार है, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम फॉरेन ट्रेड कर पाते हैं। ठीक। अच्छा, इससे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, आरबीआई टोटल गोल्ड रिजर्व इंक्रीज ओनली बाय द 10% ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। कंट्री लाइक द चाइना, पोलैंड, उज्बेकिस्तान लार्जर क्वांटिटी ऑफ द गोल्ड ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिक्स टेंशन। तो जो भारत ने जो गोल्ड रिजर्व रखा है वो 10% की दर से रख रहे हैं, यानी कि हर साल उसमें 10% डिक्रीज हो रहा है। लेकिन चाइना, पोलैंड, उज्बेकिस्तान ये देश जियोपॉलिटिक्स को देखकर गोल्ड का रिजर्व अपने पास ज्यादा रख रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है? अच्छा, जो गोल्ड है ना, गोल्ड बहुत सेफ चीज है। गोल्ड ना तो कभी घटेगा, गोल्ड हमेशा बढ़ता रहेगा। अच्छा, बढ़ने की दर कम हो सकती है लेकिन बढ़ेगा जरूर। तो गोल्ड क्या है? गोल्ड सेफ है। ये जो करंट कंट्रीज है चाइना, पोलैंड, उज्बेकिस्तान, उन्हें क्या है? इन्हें पता है कि जियोपॉलिटिक्स में या तो ऑयल है, ऑयल तो हम जला लेंगे, जलने के बाद उसका इस्तेमाल लेते हैं, लेकिन गोल्ड का हम इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब भी देश में कुछ घटनाएं घटित होंगी, तो उससे क्या होगा? उसमें उसका इस्तेमाल किस हो जाएगा? गोल्डन हो जाएगा। इसका इंपोर्टेंस क्या है? इंडियाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंक्रीज होगी। ठीक। इंप्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में इंप्रूव होएगा। प्रोवाइड टू द प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द ग्लोबल अनकंडीशनली, या ऐसा तरीके से कि जब ग्लोब में कुछ चीजें घटित होंगी तो हम उस गोल्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमें अपना गोल्ड का जो खाता है उसमें ज्यादा गोल्ड लेना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक। अब हम पढ़ेंगे, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, आईएस महेंद्रगिरी। ये क्या है? आईएनएस महेंद्रगिरी। दिस द आईएनएस महेंद्रगिरी इज द 6th वारशिप ऑफ द नीलगिरी क्लासेस प्रोजेक्ट 17A। ठीक। अच्छा, हमने एक पानी का जहाज बनाया जिसका नाम है आईएनएस महेंद्रगिरी। ठीक। इसमें क्या है? मेक द इंपोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियाज डिफरेंट सेल्फ रिलेशन एंड द इंडिजिनस वारशिप बिल्डिंग द कैपेबिलिटी। ये भारत का खुद का बना हुआ है। ठीक, कुछ परसेंट हमें लिया, यानी कि 70% भारत से बना हुआ है, तो इसे इंडिजिनस बोलेंगे। ठीक। की फैक्टर्स क्या है इसमें? डिजाइन बाय द वारशिप डिजाइन बेरू, यानी कि डब्ल्यूडीएम ने बनाया है। और ये क्या है? कंबाइंड डील्स ऑफ द गैस ने। अच्छा, ये 75% इंडिजिनियस है। ये मैंने 70% बोल दिया था ना, ये 75% इंडिजिनियस है। 75% इंडिजिनियस, बाकी जो परसेंट बचा वो क्या हमने विदेश से बोरो करा। ठीक। ये इसकी तस्वीर है। इसमें क्या है? लॉन्ग रीडर क्रॉस स्टेशन, यानी कि आरईसी पे काम करेगा। हार्ड फॉर द एनिमी रेडार्स टू डिटेक्ट, जो एनिमी के रेडार सिस्टम है उसमें कम डिटेक्ट हो पाएगा। अच्छा। ठीक। रीडर ऑब्जर्व द कोटिंग। और क्या? फ्लू मोमेंट वार्शिप कंबाइंड कैपेबिलिटी। आईएनएस इज द इक्विपमेंट विद द ब्रह्मोस मिसाइल ले सकता है। एमएफ स्टार रेडार्स लगा सकता है, और एमएफआर एयर डिफेंस सिस्टम इसमें लग सकता है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को लग सकता है। और ये एमएफएसटीएआर रेडार सिस्टम इसमें लगेगा, और एमएसआरएम एयर डिफेंस सिस्टम का इसमें इस्तेमाल हो सकता है। ठीक। अच्छा, और क्या है इसमें? क्या? एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी एयरवेयर वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर है, यानी कि 3 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इसमें जो मिसाइल लगेंगी वो सबमरीन के माध्यम से भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और सरफेस पे भी जा सकती है, और एयर में भी जा सकती है। इंपोर्टेंस क्या है? इंडिया बिल्ड अप वाटर नेवल कैपेबिलिटी। इंडिया ने अपनी जो नेवल पावर है उसे धीरे-धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक। अच्छा, ये क्या? इनहैंस द सिक्योरिटी ऑफ
द इंडियन ओशन। इसमें क्या करेगा, हमारी सिक्योरिटी को इंडियन ओशन में और ज्यादा मजबूत करेगा। सपोर्ट क्या है, द विजन ऑफ द प्रोजेक्ट 17 ए पढ़ेंगे नील गिरी क्लासेज। ये क्या है, भारत ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। इसका क्या है, हमें ये जो पानी वाले जहाज हैं ये बहुत बनाएंगे इसके तहत। इट इज द प्रोग्राम हैव डेवलप्ड 7 एडवांटेज सेटलमेंट गाइडलाइन मिसाइल प्रोग्राम एट द सक्सेस टू दी सी वाले क्लासेस प्रोजेक्ट। हमें 17 जहाज बनाने हैं, सेम सी बिल्डिंग करेंगे, बिल्ड बाय द ये 2-3 कंपनी एमडीएल और आरजीएस। ठीक। अच्छा, ये मुद्दा है प्रिवेंट टू द इंसल्टिंग टू द नेशनल ऑनर। ठीक, अमेंडमेंट। The Union Cabinet approved to the personal amendment. Sorry, the Union Cabinet approved to the proposal to amendment the Prevention of the Insult to the National Honor Act 1971। ये एक एक्ट है जिससे क्या है, जिससे हम जो हमारे नेशनल मोन्यूमेंट जैसे कि हमारा तिरंगा हुआ, राष्ट्रीय गान हुआ, इन सबको इंसल्ट होने से बचाता है। ठीक। ये क्या है, दी अमेंडमेंट एम टू द मेक द इंटरनल इंसल्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट डूइंग द साइनिंग टू द वंदे मातरम टू पनिश द ऑफेंस। यानी कि पहले तो राष्ट्रीय गान की पनिश की बात थी, लेकिन जब अभी हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग जो है वंदे मातरम, इसको भी हम इस एक्ट के तहत प्रिवेंट करेंगे। एट द परवेंट ऑफ द एक्ट प्रोजेक्ट नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे पहले हम किसको करते थे, नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंडर द सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेशनल एंथम इज पनिशेबल विद अब द 3 ईयर यानी 3 साल की सजा होगी, फाइन और बोथ। पहले अच्छा, इसका जो 1971 का जो एक्ट है इसमें ऐसा प्रावधान है कि अगर हम नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनका अपमान करेंगे तो हमें 3 साल की सजा हो सकती है और हमें कुछ आर्थिक दंड भी लग सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। दी सेम प्रोटेक्शन विल नाउ बी एक्सेप्टेड इन द नेशनल सॉन्ग। ये ही प्रोटेक्शन अब किस पे लग जाएगी, नेशनल सॉन्ग पे। नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे भारत। ठीक। एमएचए की डायरेक्शन क्या, गवर्नमेंट ऑफ द फंक्शन शुड बी प्लेइंग ऑल 6 स्टेज ऑफ द वंदे भारत इफ बोथ नेशनल एंथम एंड द नेशनल सॉन्ग आर प्लेइंग, वंदे भारत शुड बी द कम फर्स्ट। ठीक। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट एमएचए गाइडलाइन एंड एडवाइजरी ओनली नॉन द कंप्लेंट डूज नॉट अट्रैक्ट टू द पनिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से कुछ गाइडलाइन जारी कर रखी है कि जबरदस्ती हम किसी को नहीं करवा सकते, और इन्होंने अपना क्या बना रखा है। ठीक। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वंदे भारत बाय द रिटन बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी इन द आनंद मठ। ठीक। इट्स बिकम एज एन इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इट वाज द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द नेशनल सॉन्ग। ये बनाया किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे, आपके साथ इनके बारे में बात कर लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी वाज द फेमस इंडियन राइटर, पोएट एंड द जर्नलिस्ट। ठीक। ही वाज बोर्न इन 27 जून 1838। ही वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द बंगालीज लिटरेचर। ही रोट ऑफ द वंदे भारत विद द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स। इन्होंने वंदे भारत लिखा और इन्होंने क्या करा, जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें ये जो सॉन्ग था इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लोगों को वो करता था, यानी कि लोगों के अंदर एक वीरता की भावना बढ़ता था। ये फेमस नोवेल, इनके फेमस नोवेल कौन से, आनंदमठ, दुर्गानती एंड द कपाला कुंडल। ठीक। ही इज राइटिंग द प्रमोटिंग एंड द सोशलिज्म। अच्छा, इनकी डेथ हुई 8 अप्रैल 1894, बट इज वर्क ऑल स्टिल द रिप्रेजेंट ऑन द टुडे। वंदे भारत हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है। इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक। अच्छा, इसमें क्या एक मुद्दा उठ के आया है, फॉर रिमेंटिव प्राइस। ठीक। रिमेंटिव प्राइस का मतलब क्या है, रिमेंटिव प्राइस जब हम यानी कि एमएसपी की तरह ही द कैबिनेट कमिटीज ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव टू द इंक्रीज द फेयर ऑफ द रिमेंटिव प्राइस एफआरएफ द शुगर कैन इज द 36 यानी कि 365 रुपए पर क्विंटल फॉर द 26 टू 27। व्हाट इज एफआरपी, एफआरपी क्या है, इट इज द मिनिमम प्राइस दैट द शुगर मिल्स आर द legally required to the pay the sugar cane farmers. It is the fixed under the sugar cane order 1966। अच्छा, एफआरपी क्या है, एफआरपी एक रेट दर है। रेट दर कैसा है कि जो ये किस पे लगेगी, शुगर मिल्स पे। शुगर मिल को 365 रुपए पर क्विंटल तो देने ही देने हैं। ये फिक्स चार्ज कर दिया किस एक्ट के तहत, शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत। एफआरपी क्या है, एफआरपी है इनकम सिक्योरिटी फॉर द फार्मर्स, फेयर रिटर्न ऑफ द शुगर कैन कल्टीवेशन। अच्छा, अब हम डिफरेंस बनेंगे एफआर और एमएसपी में। अच्छा, एफआर का एफआर है फेयर एंड द रिम्यूटिव प्राइस। एमएसपी की क्या है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। अच्छा, फुल फॉर्म तो इनकी हमने पढ़ी ली। अच्छा, रिटेल क्रॉप्स क्या है, मेनली शुगर पे लगेगा। एफआरपी किस पे लगेगा, शुगर पे। और एमएसपी किस पे लगता है, एमएसपी मैनी क्रॉप्स लाइक द वीट्स राइस, बहुत सारी क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी लग जाता है। अच्छा, इसका डिक्लेरेशन कौन करता है, दोनों का डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, एफआरपी का भी और एमएसपी का भी। पर्पस क्या है, अच्छा, एफआरपी का पर्पस है टू इंश्योर फेयर पेमेंट टू शुगर कैन फार्मर्स। एमएसपी का क्या है, टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द लो मार्केट प्राइस। अच्छा, एमएसपी की बात क्यों होती है, क्यों एमएसपी में एक रेट फिक्स कर देती है गवर्नमेंट। जैसे कि आलू का भाव 10 रुपए किलो है, ठीक, तो 10 रुपए किलो हमें एमएसपी के तहत मिल जाएगा। अब चाहे मार्केट का प्राइस कितना ही नीचे जाए, लेकिन गवर्नमेंट आलू 10 रुपए किलो खरीद लेगी। अगर उन्हें कहीं 11 रुपए किलो मिल रहा है तो वो 11 रुपए किलो नहीं बेच सकते, लेकिन 10 रुपए जैसे 10 रुपए उन्होंने फिक्स कर दिया, 10 से नीचे रेट जाने का नहीं। अगर 10 से नीचे किसान को कोई आलू लेना चाहेगा तो आलू कौन ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट रेट फिक्स कर रखा है 6% में। क्या है, जो लो मार्केट प्राइस है एमएसपी उससे हमें बचा लेता है। ठीक। अच्छा, इसे रिकमेंडेड कौन करता है, रिकमेंडेड बाय द कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चर कोस्ट एंड द प्राइसेस। अच्छा, इसे यानी सलाह तो ये देता है ना, कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चर कोस्ट एंड द प्राइस। अच्छा, लीगल क्या है, शुगर कैन मिल मस्ट बी पे द एफआरपी टू द फार्मर। जो शुगर कैन है उसके लिए जो एफपीआर है वो तो देनी ही देनी है। सब 365 कर दी तो वो देने ही देने हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते।
ठीक। अच्छी एमएसपी क्या है, गवर्नमेंट पे द परचेजिंग क्रॉप्स एट द एमएसपी इफ द मार्केट प्राइस फॉल्स। वो भी मैंने बताया दोबारा कि एक प्राइस सेट कर देंगे एमएसपी के तहत, उस प्राइस पे तो ले ही लेगी। ठीक, अगर उससे ज्यादा की बिक रही है किसान की, तो कहीं और बेच देंगे, लेकिन 10 से नीचे नहीं। अच्छा, 10 का रेट कैसे रखा जाएगा? 10 का रेट रखा जाएगा कि उसकी कुल लागत कितनी है, लागत में कुछ परसेंट इंक्रीज करके एमएसपी के माध्यम से किसान अपना अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। अच्छा, पेमेंट कौन कौन करेगा? पेड बाय द शुगर मिल्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स। एफपीआर क्या है? एफपीआर डायरेक्ट शुगर मिल देंगे। अच्छा, अब एमएसपी क्या है? पेड द गवर्नमेंट परचेजिंग ऑफ द परचेजमेंट एंगेज्ड। ठीक, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। इसे डिसाइड कैसे होता है? एफपीआर, एफपीआर द अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटीज ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स। इट हैज बेस्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइस। इंपोर्टेंस क्या है? प्रोटेक्ट शुगर कैन फार्मर्स को। एक्सप्लोर इम्पैक्ट क्या है? एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी है, फार्मर वेलफेयर की बात है, रूरल इकोनॉमी की बात है, और शुगर इंडस्ट्री रेगुलेशन की बात है। आज के लिए इतना ही था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।